का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। ये कंपटीशन के व्यू से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट को। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू होता है। मतलब स्केलर वैल्यू मतलब ये सिर्फ जो होगा वो सिर्फ वैल्यू को बताएगा, स्केलर वैल्यू होता है। अब किसका ये बताता है स्केलर वैल्यू? ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को यहां पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जाने से पहले हम जान लेते हैं रो किसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगा उसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होगा हमारे पास उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि हमारे पास रो और कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहला केस क्या होगा कि रो और कॉलम क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं हम लोग। अब इसके अंदर हम लोग इसका एलिमेंट लिखते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग जितना रो दिया हुआ है, जितना कॉलम दिया हुआ है, तो यदि हम यहाँ पे एग्जांपल में समझें तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है इसमें? 1, 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रो बोल सकते हैं। तो ये पहला हॉरिजॉन्टल लाइन था, तो इसको हम R1 बोल दिए, इसको हम R2 बोल दिए, और इसको क्या बोल दिए? R3 बोल दिए। तो ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, और एक ये हो गया रो 3। और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलम बोल रहे हैं। तो ये हम लोग का हो गया कॉलम 1, ये हम लोग का हो गया कॉलम 2, और ये हो गया हम लोग का कॉलम 3। तो बेसिकली ये कितना रो का हो गया और कितना कॉलम का हो गया? 3 रो और 3 कॉलम। तो रो और कॉलम बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसका ऑर्डर किस तरह लिखते हैं? तो पहले जितना रो है उतना लिखेंगे। तो रो कितना है? 3, कॉलम कितना है? 3। तो 3 क्रॉस 3, तो हम सिर्फ इसको ऑर्डर ऑफ 3 बोल सकते हैं। मतलब 3 ऑर्डर का यदि लिखा हुआ है ऑर्डर 3, इसका मतलब हम लोग को समझ जाना है कि उसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का बात बोल रहे हैं। या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे भी डिनोट कर सकते थे। तो इसमें भी वही केस है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो ये तो था मैट्रिक्स के केस में, लेकिन हम लोग उसका क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है? वो स्केलर वैल्यू देता है। तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा चेंज हो जाता है। जिस तरह मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसके उस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहां पे यदि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ कोई भी जो मैट्रिक्स था, इसको हम लोग यदि ए बोल रहे हैं, ए मैट्रिक्स यदि हम यहां पे बोल रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स दिया हम लोग पास मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैट्रिक्स दिया था हम लोग के पास। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, साइन चेंज होगा और वैल्यू सिर्फ लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग मैट्रिक्स के केस में क्या कर सकते हैं? वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जब उस मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या हुआ हम लोग के पास? स्केलर वैल्यू हुआ ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्केलर वैल्यू हुआ। तो ये तो 3 क्रॉस 3 के लिए था, ऑर्डर 3 के लिए था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर से। तो हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका डिटरमिनेंट निकालने का कोशिश करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 बोल दिया है, मतलब इसमें कितना रो हो गया? रो हो गया 2, और कॉलम कितना हो गया? कॉलम भी हो गया 2। तो रो 2 कॉलम 2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोग को। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल दिए हम लोग, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका 2 क्रॉस 2 मतलब उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो 2 रो मतलब पहले हम 2 रो बना दिए, ये और ये दोनों रो हो गया, रो 1 रो 2, और ये हो गया हम लोग का कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 2। अब इसका एलिमेंट को हम लोग लिखने का तरीका, इसको हम लोग लिख देते हैं A1 A2 B1 B2, जहां पे A1 A2 B1 B2 क्या होगा? कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
कोई भी नंबर हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जनरली अभी देखेंगे हम लोग नंबर के फॉर्म में। तो a1 जो है उसको हम लोग देखिए क्या बोल सकते हैं, a11 एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अब a11 क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये इसका पोजीशन देखिए ये कहाँ पे है। तो यदि हम देखेंगे तो ये पहला रो और पहला कॉलम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, a11 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में भी है। अब a2 के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो a2 का पोजीशन यदि कोई हमसे पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये पहला रो का दूसरा कॉलम में है। पहले हम लोग रो को लिखते हैं, तो इसलिए a2 के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये पहला रो का दूसरा कॉलम में, तो a2 जो है वो a12 एलिमेंट के बराबर है। उसी तरह यदि हम लोग b1 को देखें तो b1 का पोजीशन कहाँ पे है, वो r2 में है लेकिन कॉलम 1 में है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, a21, दूसरा रो पहला कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है, तो दूसरा रो पहला कॉलम। अब b2 के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो b2 कहाँ पे है हम लोग के पास, तो b2 का यदि पोजीशन फिर से देखेंगे तो b2 किस में है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो b2 हम लोग हो गया a22। अब बेसिकली क्या करते हैं हम लोग इसमें वैल्यू किस तरह निकालते हैं, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ a इस तरह हम लोग डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a को। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a था हम लोग के पास, तो अब हम लोग से पूछ रहा है इसका वैल्यू निकालने, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे a1 a2 था, b1 b2 था, तो सबसे पहले देखते हैं इसका वैल्यू निकलता कैसे। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, a1 b2, फिर माइनस साइन करते हुए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, a2 b1। इस तरह हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके लिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए क्या करना है, पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन करके फिर इसका मल्टीप्लाई कर देना है a2 b1 के साथ। तो यदि हमसे कोई पूछा, यहाँ पे एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कोई यहाँ पे हम लोग से पूछ दिया कि 1 2 3 4 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस, तो 1 इंटू 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो -2 इंटू 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 4 - 6 मतलब -2। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया हम लोग के पास, -2। अब इसी तरह हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू के लिए हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग के पास यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका कोई वैल्यू पूछ दिया कि कितना होगा, तो इसका वैल्यू पूछ दिया तो हम लोग को पता है क्या करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा हम लोग के पास, यहाँ पे बन जाएगा हम लोग के पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है हम लोग को पता है, ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस तरह हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस तरह हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब हम लोग देखेंगे कि 3 क्रॉस 3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब 3 क्रॉस 3 का वैल्यू निकालने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग के पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये एलिमेंट दिया हम लोग के पास। तो इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है a1, तो a1 जब लिखते हैं हम लोग तो इसका a1 जिस रो में और कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं हम लोग a1 लिखने के साथ साथ। तो a1 इस पहला रो में है और पहला कॉलम में है, तो इसको डिलीट करके जो बचेगा उस एलिमेंट को हम लोग दूसरा डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो कितना बचेगा हम लोग का b2 b3 c2 c3। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस ऑफ a2, उसके बाद जब इसको लिखेंगे हम लोग तो इसका रो और इसका कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा b1 c3 एंड c1 c3। अब उसके बाद अगला जो है इसको हम लोग रो के अकॉर्डिंग, पहला रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो a3
तो A3 जब लिखेंगे तो A3 जिस रो में है और जिस कॉलम में तो उसको हटा देंगे तो हम लोग के पास बचेगा B1 B2 C1 C2। अब 2 क्रॉस 2 का तो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने आता ही है, तो क्या करेंगे हम लोग A1 का मल्टीप्लाई किसके साथ B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 का यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग B1 C3 माइनस C1 C3 प्लस A3 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, जितना वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा हम लोग का। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट ए लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग लेंगे 1, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1 इंटू इसका रो और इसका कॉलम को डिलीट करने के बाद इसको और इसको डिलीट कर देते तो क्या बचा हम लोग के पास 5 6 8 9। अब क्या लिखेंगे हम लोग -2 जब लेंगे तो उसको यदि हटाते हैं हम लोग तो कितना बचेगा हम लोग के पास 4 6 7 9। उसके बाद +3 जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हम लोग के पास 4 5 7 8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 1 इंटू 45 माइनस 48 माइनस 2 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा -3, यहाँ पे आएगा हम लोग के पास -2 इंटू 36 माइनस 46 मतलब 42, हम लोग के पास आ जाएगा -6 प्लस 3 इंटू -3। तो यहाँ से ये और ये दोनों माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे -3 और यहाँ -9 लिखा हुआ है, तो दोनों आपस में ऐड होकर -12 बन जाएगा और -2 इंटू -6 यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया हम लोग के पास 0 हो गया। तो इस तरह हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले ये जो हम लोग तरीका भी लिख रहे थे कि ये लिखे किस तरह है, A1 लिख दिए, तो इसमें डाउट हो सकता है कि किस तरह लिखते हैं। तो इसके ये लिखने का जो तरीका है उससे पहले हम लोग कुछ माइनर और कोफैक्टर के बारे में जानते हैं कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का माइनर किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 क्रॉस 2 का एक एग्जांपल लेते हैं। तो 2 क्रॉस 2 का एक एग्जांपल लेंगे हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो हम लोग के पास क्या रहेगा डिटरमिनेंट में A1 A2 B1 B2। तो यदि हम लोग इसको देखते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो पहले इसमें क्या निकालना हम लोग को माइनर निकालना है किसी भी एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट कहने का मतलब है ये जो एलिमेंट है वो A1 अभी हम लोग बताए थे कि ये कौन सा है A11 पोजीशन पे, A2 जो है वो किस में है, ये पहला रो दूसरा कॉलम में है तो A12 है। B1 जो हम लोग के पास वो कौन सा एलिमेंट है हम लोग का, B1 को यदि हम लोग देखते हैं तो वो दूसरा रो और पहला कॉलम में है तो A21 है और B2 जो है वो क्या है A22 है। तो यहां से हम लोग माइनर निकालने का क्या होता है तरीका कि एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो वो आपका माइनर हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग A1 का माइनर निकालते हैं या फिर लिखते हैं हम लोग माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। A11 एलिमेंट कहने का मतलब क्या है कि वैसा एलिमेंट का निकालना है जो पहला रो और पहला कॉलम में है। तो A11 पोजीशन पे क्या है यहाँ पे A1 है, तो मतलब हम लोग किसका माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे माइनर ऑफ A1। तो माइनर ऑफ A1 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो माइनर ऑफ A1 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बोले, माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो एलिमेंट जिस रो में होता है जिस कॉलम में होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं डिलीट कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। तो A1 जिसमें था इस कॉलम को और इस रो को हटा दिया तो यहाँ पे हम लोग क्या बचा B2 बचा। तो माइनर ऑफ A1 कितना हो जाएगा हम लोग पास B2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं माइनर ऑफ A12 एलिमेंट। A12 एलिमेंट कहने का मतलब कौन सा पोजीशन, पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो और दूसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो ये हम लोग किसका माइनर निकाल रहे हैं हम लोग माइनर ऑफ A2।
तो माइनर ऑफ A2 कितना होगा, तो A2 का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, A2 जिस रो में था और जिस कॉलम में था उसको हटा देंगे, तो क्या बचा हम लोग के पास B1, तो इसका जो माइनर होगा वो कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग माइनर ऑफ A12 निकाल चुके हैं। इसी तरह हम लोग माइनर ऑफ किसका निकाल सकते हैं, हम लोग माइनर ऑफ A21 निकाल सकते हैं। तो माइनर ऑफ A21 एलिमेंट मतलब माइनर ऑफ किसका निकालना है हम लोग का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो ये हुआ हम लोग का और ये हुआ हम लोग का फर्स्ट कॉलम, तो B1 का हम लोग को निकालना है माइनर। तो माइनर ऑफ B1 कितना हो जाएगा हम लोग के पास, तो B1 का यदि माइनर निकालना हम लोग को, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको लिखना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यदि हम लोग इसको क्या करते हैं, जिस कॉलम और जिस रो में उसको हटा देते हैं, तो हम लोग क्या बचेगा, A2 बच जाएगा यहाँ पे। इसी तरह यदि हम लोग माइनर ऑफ A22 निकालते हैं, तो माइनर ऑफ A22 कहने का मतलब है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का बात हो रहा है, तो मतलब माइनर ऑफ किसका पूछ रहा है, वो B2। तो माइनर ऑफ यदि B2 पूछ रहा है वो, तो B2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका रो और उसका कॉलम को हटाएंगे, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, A1 बच जाएगा। तो माइनर ऑफ B2 कितना हो गया यहाँ पे, A1 हो गया हम लोग के पास। तो हम लोग माइनर निकालने सीख चुके हैं। करना क्या है हम लोग को कि जिस रो और जिस कॉलम में है उसका जो एलिमेंट का निकालना हम लोग को माइनर, उसका रो और उसका कॉलम को हटा के बाकी जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे, तो वो हम लोग का माइनर हो जाएगा। तो ये 2x2 के लिए था। इसी तरह हम लोग 3x3 के लिए भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि 3x3 हम लोग के पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका माइनर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A जो दिया हुआ है 3x3, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हम लोग को माइनर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए माइनर निकालना चाह रहे हैं A11 एलिमेंट का। A11 एलिमेंट मतलब पहला रो पहला कॉलम वाले एलिमेंट का। तो पहला रो और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हम लोग के पास, A1। तो मतलब हम लोग A1 का क्या निकालना चाह रहे हैं, माइनर निकालना चाह रहे हैं। तो माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वो जिस रो में है और वो जिस कॉलम में है उसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो हम लोग का क्या बच जाएगा, तो देखिए जिस रो में था जिस कॉलम में था हटा दिए, तो हम लोग के पास क्या बच गया, ये वैल्यू बच गया हम लोग के पास B2 B3 C2 C3। तो उसको हम लोग लिख देंगे, तो B2 B3 C2 C3 ये हो गया हम लोग का माइनर ऑफ A11। अब इसी तरह हम लोग किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना टोटल माइनर निकल सकता है, टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट है, तो हम लोग 9 एलिमेंट का निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि माइनर ऑफ A12 पूछा हम लोग से, तो माइनर ऑफ A12 पूछा मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का बात हो रहा है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम है में कौन सा एलिमेंट आ गया, A2, मतलब माइनर ऑफ A2 पूछा हमसे। तो माइनर ऑफ A2 पूछने के लिए वो जिस रो में होगा और वो जिस कॉलम में होगा उसको हटा देंगे, तो हम लोग का क्या क्या बचेगा, B1 B3 C1 C3। तो इसका जो माइनर हो गया वो हो गया B1 C3 C1 B1 B3 C1 C3, ये इसका माइनर हो गया। अब इसी तरह हम लोग माइनर ऑफ A13 निकाल सकते हैं। A13 कहने का मतलब किसका माइनर चाहिए हम लोग को, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ गया, A3। तो मतलब माइनर ऑफ हमको किसका चाहिए, A3 का। तो फिर सेम उसी तरह हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, जिस जहां पे ये एलिमेंट है उसका रो और उसका कॉलम को हटाएंगे और वहां पे लिखेंगे, तो क्या बचेगा हम लोग के पास, B1 B2 और C1 C2 बच जाएगा हम लोग के पास, B1 B2 C1 C2। तो ये हो गया। तो ये जो माइनर हुआ वो सिर्फ किस एलिमेंट का हुआ, यदि हम लोग देखेंगे तो पहला रो में जितना एलिमेंट था सबको हम लोग सबका माइनर लिख चुके हैं। इसी तरह हम लोग दूसरा रो का सारा एलिमेंट का लिख सकते हैं, तीसरा रो का भी लिख सकते हैं, हम कॉलम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू तो हम लोग का जैसे कि ये A1 पोजीशन पे था, तो हम इसको रो के अकॉर्डिंग ट्रीट करें या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग ट्रीट करें, माइनर तो सेम ही आने वाला है। तो इसी तरह हम लोग एक और करके देख लेते हैं। माइनर ऑफ दूसरा रो मतलब यहाँ पे माइनर ऑफ A21।
A21 कहने का मतलब क्या, दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हम लोग के पास, दूसरा रो और पहला कॉलम B1। तो B1 का यदि हमको माइनर निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम को हटा देंगे। तो इसका रो और इसका कॉलम को यदि हटाते हैं तो क्या बचता है हम लोग के पास, A2 A3 C2 C3, A2 A3 और C2 C3। अब इसी तरह माइनर ऑफ A22 निकाल सकते हैं हम लोग। तो माइनर ऑफ A22 निकालना है मतलब कौन सा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, B2 है हमारे पास। तो यदि B2 है हमारे पास तो B2 का जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे तो ये रो और ये कॉलम खत्म। तो हम लोग क्या बचा, A1 A3 C1 C3। तो यहाँ पे बच गया हम लोग A1 A3 और C1 C3, ये इसका माइनर हो गया। अब इसी तरह हम लोग माइनर ऑफ किसका निकाल सकते हैं, A23। तो माइनर ऑफ A23 मतलब किसका, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब B3 का निकालना हम लोग को। तो यदि B3 का निकाल रहे हैं हम लोग तो B3 जिसमें है उसका रो और उसका कॉलम को हटा देंगे। तो इसका रो और इसका कॉलम को यदि हम लोग हटा देते हैं तो क्या बचेगा हम लोग के पास, ये कॉलम और ये रो खत्म। तो क्या क्या बचा हम लोग के पास, A1 A2 और C1 C2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A1 A2 C1 C2। तो इस तरह का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग माइनर कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 2x2 और 3x3 का हो गया माइनर कैलकुलेट करने का तरीका। इसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेम इसी तरह से, सेम इसी प्रोसेस से। अब हम लोग देखेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। हाँ, तो हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं तो माइनर का डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि माइनर ऑफ ए गिवन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, कोई भी माइनर यदि निकालना है कोई भी गिवन एलिमेंट का तो ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द गिवन एलिमेंट स्टैंड्स, जिसमें है उसका रो और उसका कॉलम को डिलीट करने पे हम लोग क्या मिलता है, माइनर मिलता है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं उसको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब एक ध्यान में रखना हम लोग को कि कितना टोटल नंबर ऑफ माइनर हो सकता है एन ऑर्डर का। एन ऑर्डर का यदि हम लोग यहाँ पे देखें, पिछला 2 वाला में देखेंगे हम लोग तो A1 A2 B1 B2 जब था 2x2 का एग्जाम्पल में, तो हम लोग क्या इसमें देखें कि जितना एलिमेंट था उतना माइनर था। जैसे 2x2 था तो इसका भी माइनर निकाले हम लोग, इसका भी निकाले, इसका भी निकाले, इसका भी निकाले। तो जितना एलिमेंट था सबका हम लोग को माइनर निकालना पड़ता है। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, जितना ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है तो 2x2, तो 2x2 मतलब यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट मतलब एलिमेंट हुआ जिसका हम लोग माइनर कैलकुलेट किए, 4 एलिमेंट हुआ जिसका माइनर कैलकुलेट किए। इस केस में हम लोग यदि देखें 3x3 में तो कितना एलिमेंट हुआ जिसका हम लोग माइनर कैलकुलेट किए। तो हम लोग अभी यहाँ पे 6 कैलकुलेट कर चुके थे, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। तो टोटल कितना 9 का कर सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ माइनर कितना हुआ यहाँ पे, कितना एलिमेंट का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 3 into 3 मतलब 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे एन ऑर्डर का पूछ रहा है तो ये 3 ऑर्डर का था तो 3x3, एन ऑर्डर का होगा तो कितना हो जाएगा n क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब n ऑर्डर यदि दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ माइनर का संख्या कितना हो जाएगा हम लोग के पास n क्रॉस n। जितना एलिमेंट होगा मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा हम लोग का, n ऑर्डर यदि है तो n क्रॉस n, तो उतना ही माइनर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह हम लोग माइनर का यूज करते हुए कोफैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग को कोफैक्टर निकालना है, जितना भी एलिमेंट है डिटरमिनेंट में उसका क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर को कैलकुलेट करना है। तो कोफैक्टर क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है हम लोग के पास जो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो कोफैक्टर ऑफ आई जे, कोफैक्टर ऑफ आई जे कहने का मतलब है उस एलिमेंट का बात हो रहा है। आई यहाँ पे रो है और जे क्या है, कॉलम है, वो होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि यदि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, हम लोग किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो वो होगा -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, वेयर आई
क्या है, रो को डिनोट कर रहा है, और जे किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग अभी देखे थे एक एग्जांपल 2x2 में, तो 2x2 यदि हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो A1 A2 B1 B2, तो हम लोग को यदि निकालना है, पहले देख लेते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 1। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 कहने का मतलब है पहला रो पहला कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर का बात हो रहा है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1 I भी1 J भी 1। तो यहां तक यदि हम लोग देखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1। तो मतलब कोफैक्टर ऑफ 1 1 किसके बराबर होगा, माइनर ऑफ 1 1 के बराबर। और हम लोग को पता है कि माइनर कैसे निकालते हैं, उसका रो और उसका कॉलम को डिलीट कर दो, तो यहाँ पे कितना बचा, B2। तो मतलब कोफैक्टर ऑफ 1 1 किसके बराबर हो गया, माइनर के बराबर, वो कितना हो गया, B2। अब इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 2 1 और कोफैक्टर ऑफ 2 2। 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर निकलेगा हम लोग के पास। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, -1 की पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना हम लोग को, तो यहाँ पे कितना लिखा हो, -1 की पावर ऑड नंबर, तो माइनस होगा, और माइनर ऑफ 1 2। यहाँ पे क्या होगा, -1 की पावर ऑड नंबर, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, और माइनर ऑफ 2 1। यहाँ पे भी यहाँ लिखा हो -1 की पावर इवन पावर, तो ये प्लस हो जाएगा और माइनर ऑफ 2 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग को सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे सिर्फ माइनर का वैल्यू निकालना है। तो माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2 कहने का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का, तो मतलब इसका निकालना है हम लोग को। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, इसका रो इसका कॉलम को डिलीट करने पे B1। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, B1 लिख देंगे। अब इसका निकालना है A21 का, मतलब सेकेंड रो पहला कॉलम का, तो इसका रो और इसका कॉलम को डिलीट करने में क्या बचेगा, A2। तो यहाँ पे हो गया A2। अब इसका यदि हम लोग देखेंगे A22 का, तो A22 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास, मतलब B2 का, इसका रो इसका कॉलम को हटा देंगे तो क्या बच गया, A1। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोफैक्टर को। तो ये 2x2 के लिए था। अब इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x3 के लिए भी कर सकते हैं। तो 3x3 में भी सेम तरीका, अब इसका हम लोग का कोफैक्टर निकालना है सारा एलिमेंट का। तो जैसे कि हम लोग पहला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 3, कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2, कोफैक्टर ऑफ 2 3। इस तरह किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो कोफैक्टर इसका निकालना है, तो अकॉर्डिंग फार्मूला क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो यहाँ पे सेम कंडीशन, -1 की पावर क्या हुआ, इवन, तो -1 की पावर इवन इंटू माइनर ऑफ M11, तो माइनस प्लस बन जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे कितना होगा, माइनर ऑफ 1 1। इसका वैल्यू कितना होगा, -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2। तो -1 की पावर ऑड पावर हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनर ऑफ 1 2। ये 1 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 की पावर 1 + 3 और माइनर ऑफ 1 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो क्या होगा, -1 की पावर ये क्या हो गया, 1 + 3 मतलब 4 इवन हो गया, तो ये क्या हो गया, M13। इस केस में यदि हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, -1 की पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1। तो यहाँ पे भी सेम केस, -1 की पावर 3 जो ऑड है, तो यहाँ से माइनस बच जाएगा हम लोग के पास, तो माइनस ऑफ M21 हो जाएगा, मतलब माइनर ऑफ 2 1। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ 2 2। तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा 4, मतलब इवन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ माइनर ऑफ 2 2। यहाँ से क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 3 इंटू माइनर ऑफ 2 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 की पावर ऑड, तो माइनस ऑफ M23 हो जाएगा। अब सबका माइनर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सिर्फ क्या करना होगा, हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट कर देना होगा उसके जगह पे।
तो उसकी जगह हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो सबका कोफैक्टर पता चल जाएगा हम लोग को, क्योंकि माइनर हम लोग को आता है कैलकुलेट करने। माइनर के लिए क्या करते हैं, जिस एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट जिस पोजीशन में उसका रो को और उसका कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे हम लोग। अब हम लोग माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग अब देखेंगे एक्सपेंशन किस तरह करते हैं डिटर्मिनेंट का, या फिर वैल्यू कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट का, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले तो हम लोग देख चुके थे कि डायरेक्ट कैसे निकलता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि कोफैक्टर और माइनर का यूज करके ही हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट यदि कोई दिया हुआ है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, तो पहले हम 2x2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसमें क्या था हम लोग का a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है, जिसको हम लोग डेल्टा बोल दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसका जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू जो एलिमेंट लिखा हुआ रहता है, जैसे a1 लिखा हुआ है तो इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ a1 लिख दे रहे हैं हम लोग, प्लस a2 इंटू कोफैक्टर ऑफ a2, ये हो जाता है हम लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। यदि हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या करना हम लोग का, जिस रो का एलिमेंट लेंगे उसी एलिमेंट का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई यदि हम लोग कर देते हैं और उसके बाद उसका सम निकाल देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, उसका वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको, कितना रो है इसमें, दो रो है हम लोग के पास, और कॉलम कितना है, 2। तो इस डेल्टा को लिखने का कितना तरीका हो सकता है, 4 तरीका हो सकता है। जैसे कि ये जो किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, रो 1 के अकॉर्डिंग, a1 और a2 किस रो में था, इसी तरह हम r2 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। डेल्टा का वैल्यू कितना लिखेंगे, r2 में कौन कौन है, b1 b2, तो b1 लिखेंगे, फिर कोफैक्टर ऑफ b1 लिखेंगे, प्लस b2 इंटू कोफैक्टर ऑफ b2 लिखेंगे। ये r2 के अकॉर्डिंग हो गया। इसी तरह हम लोग c1 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते थे। तो c1 के अकॉर्डिंग डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, c1 मतलब कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, तो a1 इंटू कोफैक्टर ऑफ b1 नहीं कोफैक्टर ऑफ a1 प्लस अगला एलिमेंट इसमें कौन सा है, b1, तो b1 इंटू कोफैक्टर ऑफ b1 लिख सकते हैं हम लोग। और c2 के अकॉर्डिंग जैसे लिखेंगे तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा हम लोग के पास, a2 इंटू कोफैक्टर ऑफ a2 प्लस b2 इंटू कोफैक्टर ऑफ b2। तो इस 4 तरीका से हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखे थे, इसको एक्सपेंड करते थे तो क्या आता था हम लोग के पास, a1 b2 माइनस a2 b1। क्या करते थे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई, वो तो उस समय हम लोग देख लिए थे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ से ये वैल्यू आता है, ये जो वैल्यू आता है वो इसी को कैलकुलेट करने पे आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a1 इंटू कोफैक्टर ऑफ a1, तो देखिए a1 इंटू कोफैक्टर ऑफ a1, तो a1 किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन पे है मतलब -1 की पावर 1 होगा। कोफैक्टर ऑफ a1 का यदि हम वैल्यू देखेंगे तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि 1 पोजीशन पे, और वो माइनर ऑफ a1 के बराबर हो जाएगा। मतलब a1 इंटू, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ a1 को लिख सकते हैं माइनर ऑफ a1 प्लस a2 इंटू कोफैक्टर ऑफ a2 लिखा हुआ है, तो कोफैक्टर ऑफ a2 मतलब कोफैक्टर ऑफ a2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, a2 किस पोजीशन पे है, तो हम लोग यदि देखें तो ये पहला रो सेकंड कॉलम में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 की पावर पहला रो, तो 1 प्लस सेकंड कॉलम 2 इंटू माइनर ऑफ a2, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1, तो माइनस बच जाएगा यहाँ पे, माइनर ऑफ a2 आ जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ a2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ माइनर ऑफ a2। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, a1 इंटू माइनर ऑफ a1, तो माइनर ऑफ a1 कितना है, तो माइनर ऑफ a1 इसका रो इसका कॉलम डिलीट करेंगे तो हो जाएगा b2 प्लस a2 इंटू माइनस माइनर ऑफ a2, माइनर ऑफ a2 कितना है यहाँ पे, इसका रो इसका कॉलम डिलीट करने पे आएगा हम लोग के पास b1, तो यहाँ पे आ गया हम लोग के पास a1 b2 माइनस a2 b1, ये वैल्यू होगी हम लोग के पास। यही था हम लोग के पास a1 b2 माइनस a2
b1। इसी तरह हम लोग इस सब में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब को फैक्टर की जगह क्या करेंगे हम लोग, को फैक्टर की जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे माइनर के टर्म में, तो बस उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इस 4 तरीका से। तो यहाँ पे हम लोग एक तरीका का यूज किए हैं, किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख गए कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सिर्फ अभी 2x2 ऑर्डर के लिए सीखे हैं। तो हम लोग अगले क्लास में, अब ये इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे कि 3x3 का जो एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन करने तो हम लोग सीख गए थे, लेकिन किस तरह एक्सपेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कितने तरह से एक्सपेंशन किए, R1 के तरीका से, R2 से, C1 से, C2 से। तो यदि हम लोग 3x3 में करेंगे तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो वहां पे एक्सपेंशन कितने तरीका से हो सकता है, 6 तरीका से। तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।